संहिता लागू होनी चाहिए। एक देश में दो विधान क्यों चले? सूबे में मिशन 23 की तैयारी के दौरान अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी बहस छिड़ गई है। अभी तक भले ही ये मुद्दा सियासी गलियारों में दबा हुआ था, लेकिन अब ये खुलकर सामने आया है। जी हां, जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ा, वैसे ही सियासत ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई और पार्टी ने साफ कर दिया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में मुस्तैदी से खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बताया। उनका कहना है कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसकी समिति बनाने वाले हैं और समिति पर खंड से और बिंदु से विचार करेंगे और बहुत जल्दी प्रारूप आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत आवश्यकता है देश की। आज की स्थिति ऐसी है, पार्टी ने शुरू से ही एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्र की बात। कांग्रेस तो पहले से ही टुकड़े टुकड़े वालों को लेकर चल रही है अपने साथ में, तो स्वाभाविक रूप से वो जातियों में बांटने की बात, देश को बांटने की बात करेंगे। समानता की बात वहां कहीं है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी समानता की बात करती है। 4 बीबी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो सामान्य नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक कानून। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी स्टंट बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ठेस पहुंचाने वाला काम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट कर मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने और चुनाव जीतने का स्टंट है। केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियां, उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। अभी तक देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हालांकि शादी, संपत्ति के मामले सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं समान नागरिक संहिता का समर्थन कर चुका है, लेकिन सरकारों ने इस पर रुचि नहीं दिखाई और चुनावी चौसर पर यह मुद्दा बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कानून बनेगा या सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा अब UCC युग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC जरूरी? क्या मिशन 23-24 से पहले सरकार का बड़ा दाव? UCC को लेकर दुविधा में क्यों है कांग्रेस? UCC पर सियासी तकरार क्यों?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो लीजिए पेश है चर्चाओं के लिए, चीख चीख कर चिल्लाने के लिए, बताने के लिए, बहस के लिए गर्मा गर्म शानदार लज्जतदार मुद्दा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब इस कोड के जरिए सियासत गर्म है और इस पर अब तमाम बहस होंगी, इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम बातें होंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का एक राज्य है गोवा, वहाँ पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये राज्यों का विषय है और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो करीब 200 देश में 7-8 देश हैं जिनके पास ये इस प्रकार का विचार है और इस प्रकार का कानून है, जिसमें सूडान जैसा गरीब देश भी है। सबका एक जैसा विचार हो, आचार हो, व्यवहार हो, ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से देश में जो पर्सनल लॉ है, आपको आपकी पूजा पद्धति पर कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे विषय जो मानव अधिकारों को प्रभावित करते हैं उनमें एक रूपता आ जाए, ये बेहतर है। कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव के समय का एक स्टंट है, ये चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति के कुछ नहीं किया और देश के एक बड़े वर्ग को हाशिए पर रखा। तो 23 और 24 में ये यूसीसी जो है वो एक बड़ा वोट बैंक का कारण बनेगा। भले ही इससे वोट बैंक बने या बिगड़े, लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा बनना तय है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। तो अवनीश जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये विचार है कि देश में सबके लिए एक समान कानून हो, एक समान नियम कायदे हों। तो भारत तो ऐसे ही जुड़ेगा जब हम कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं, जैसे तमाम मोती जब जुड़े रहते हैं आपस में तो एक धागा तो रहता है जो उनको जोड़े रहता है। क्या विचार है आपका इस पर? नवीन भाई धन्यवाद कि भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया। डिबेट हुई है। बिल्कुल, मुझे धन्यवाद, अपने इस डिबेट में भी चर्चा कर रहे हैं। नवीन जी देखिए, ये यूसीसी जो आप कह रहे हैं, यूनिक सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, ये नवीन भाई भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ा है। ये बेसिकली जुड़ा है मोरबी के पुल से। मोदी जी बड़े मजे से प्रचार कर रहे थे गुजरात में, मान रहे थे कि हमारी सरकार बन रही 27 साल से वो है, और अचानक मोरबी का पुल टूटता है, 140 लोगों की जान चली जाती। क्यों? क्योंकि ओरेवा कंपनी जो है बल्ब बनाने वाले को आपने उठा के उसका मेंटेनेंस का ठेका दे दिया। यही होता है जब आप किसी का काम, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। उसके बाद एकदम अगले दिन से ये आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है कि उनको मालूम था कि अब कुछ बचा नहीं है गुजरात में। वैसे ही आप देखें, एंटी इनकम्बेंसी 27 साल की बहुत होती है। हम तो ये नवीन भाई वहां से इजाद हुआ बेसिकली, अगर आप इसके गहराई में जाएंगे, क्योंकि गहराई में इनके जा रहे हो, इनके चुनावी एजेंडे में पहले नहीं था, उस दिन से इसकी चर्चा आई है। अब नवीन भाई बात करूंगा, देखिए जो अभी रामेश्वर शर्मा जी भी कह रहे थे, मैं मानता हूं कि जनता को सबसे पहले शिक्षित करने की आवश्यकता है और ज्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है। और आप देखें, सबसे पहले ये काम जो रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कि हम दो हमारे दो। इसका उसके पहले जाएं तो जब परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थापना हुई, जब वो गठित किया गया, पूरा एक जो तो आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वो गठित किया गया कि भाई परिवार नियोजन होना चाहिए। उसके बाद इंदिरा जी ने इसको आगे बढ़ाई। तो हम तो नवीन भाई पहले ही कहते हैं कि आपको परिवार नियोजन करना चाहिए, लेकिन सबके लिए हो ऐसा। भाई अब एक बात तो बताऊं, बड़ा जबरदस्त, मतलब आप कहेंगे ये बड़ी यूनिक चीज लाए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो यूनिक चीज अब आप समझें होता क्या है। एक नेता जो है, अभिनेता भी है, दोनों पति पत्नी नेता अभिनेता हैं जी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी, और दोनों भाजपा से सांसद रहे हैं जी, ठीक है। हेमा मालिनी जी अभी भी हैं। इनको जब शादी करनी थी तो उस समय इन्होंने इसका उल्लंघन, दोनों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, दोनों ने। अब दोनों में लगाऊं 2 पत्नियां और 6 बच्चे उनके,
तो मुझे सभी से आप ये बताएं कि आप इतने पार्शल कैसे हो सकते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार आप नियम बदल लेते हैं अपनी सुविधा, और वो भी जो भाजपा नहीं, वो खत्म कर रहे हैं ना कि आप मुस्लिम धर्म में भी नहीं कर पाएगा तो आदमी लेगा नहीं ना। भाई ये तो मैंने एक उदाहरण बताया। अब आप अनुपम खेर के अनुपम खेर ने भी दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी भी पहले से मैरिड थी, ये भी मैरिड थे, इनने भी मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। ऐसे कई नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है। इसका मतलब मुस्लिम धर्म में इसकी छूट है ना? नहीं, उसी पर आ रहा हूं नवीन भाई। तो अब आप जिस चीज से आप, हमको मालूम है कि आप जो भी बात बोल रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आपकी नीयत आज भी खराब है। आपकी नीयत उसी तरह की है कि उत्तर भारत में कहते हो कि बीफ बैन होना चाहिए, और गोवा में और असम में जाके कहते हो कि बीफ हम सस्ता कर देंगे, फ्री में बंटवाएंगे। नवीन भाई ये नीयत है इनकी। अगर आज ये लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट। मैं वही कह रहा हूं, सबसे पहले जनता को शिक्षित करने की इससे, लेकिन आपकी जो चिंता है वो ठीक है। ये जैसे ही अब मान लीजिए, हमारी कोई मतलब मान लीजिए मैं किसी को ही कह रहा हूँ, किसी को कोई शादी करनी है दूसरी, पहली पत्नी के रहते हुए, तो उन्होंने अपना नाम बदल के कुछ मोमनन कर लिया। अगर आप तो ये बंद हो जाएगा ना। धर्मेंद्र का ओरिजिनल नाम आप सुने, उनके जो रिकॉर्ड में है, उनका मुनव्वर खान टाइप कैसा कुछ नाम है, आप पता करें उसमें। नहीं, वो तो ठीक है, धर्मेंद्र जी का। तो मैं वही बात बता रहा हूं नवीन भाई। सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारे नेता सड़कों पर हैं। हम जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, और पूरे देश की सड़कें हम नाप रहे हैं। 3500 किलोमीटर हमको चलना है, हमें कोई चिंता नहीं। जो इनको निर्णय लेना है लेने दीजिए। हम तो जनता के बीच हैं, और हम तो बस एक ही बात, जो निर्णय लेना हो शिवराज जी लें, मोदी लें, जो लेना हो, इनके हाथ में इनकी सरकार है। हम तो प्रार्थी की भूमिका में हैं कि भैया जनता को बख्श दो। थोड़ा सा अगर बात करनी है तो महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, खराब सड़कों की बात कर लो। नवीन भाई, मैं खुद चला हूं लगभग 8 दिन भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में। नवीन भाई, मैंने ये देखा 1 घंटे में शक्ल पहचान में नहीं आती थी, इतनी धूल उड़ती थी। अब 2 चीजें, अगर धूल उड़ती या तो आपकी सड़कें खराब हैं या फिर भीड़ ज्यादा है, और दोनों चीजें भाजपा नकारती नहीं, हमारी सड़कें अमेरिका जैसी हैं, भीड़ जुट नहीं रही है। तो नहीं, 2 चीजें हैं। तो मैं वही बता रहा हूं, आपको काम करना चाहिए अच्छे विकास पर, अच्छे रोजगार पर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं पर, अच्छी सड़कों पर। ये हर चीज, हर बार आप चुनावी एजेंडा इस तरह का लेके आते हैं, मुझे लगता है इससे थोड़ा सा उठना चाहिए आपको। उठना चाहिए। मैं पूछ लेता हूं, नेहा जी, ये चुनाव में फिर ले आए हैं आप एक तड़का लगाने के लिए? देखिए नवीन जी, अवनीश जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मुझे लगा था कि हर बार की तरह आज भी स्टडी कर आते तो उन्हें शायद जानकारी होती कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये आज का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था और जनसंघ हुआ करता था, तब से हमारे मैनिफेस्टो में लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने तो पूर्व में भी इस प्रकार के कई सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा 370 हटाने की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती थी, 35A की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती थी, राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनाने की बात जब करती थी, तब भी कांग्रेस इसी प्रकार से मजाक उड़ाती थी और सवाल पूछती थी। भारतीय जनता पार्टी, नेहा जी, ने बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, रोकने टोकने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सस्ते पेट्रोल की और कम महंगाई की भी बातें करती थी, बस वो ही नहीं कर रही है। बाकी के मतलब इनके साथ ये भी कर लीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर नवीन जी, ये बात हम करते थे, पर आज की परिस्थितियां भी आपको साथ में समझनी पड़ेगी। चाहे यूक्रेन की बात हो, यूक्रेन रशिया का जिस प्रकार से वॉर की परिस्थिति बनी हुई है लगातार, या उसके पूर्व में जो जाते जाते मनमोहन सिंह जिनने ऑयल बॉन्ड साइन किए थे, वो भी आज जनता जानती है। ऐसा नहीं कि जनता के पास डेटा नहीं है या उनके पास जो फैक्ट्स हैं उसकी सच्चाई उनके सामने नहीं है। और इसीलिए लगातार जो चुनावी नतीजे आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। वो जानती है कि कोरोना का काल भी एक बीच में बहुत बड़ा निकला है। और दूसरी बात, अभी पेट्रोल डीजल पर अगर बात करूंगी और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे नष्ट करने का काम कांग्रेस ने किया, तो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबको समानता देने का काम करेगा। आज अगर ट्रिपल तलाक का प्रावधान, लेकिन कैसे करेगा? आप एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे मेरे को लगता है कि थोड़ी सी समानता होगी, थोड़ी सी असमानता होगी। अब जैसे मान लीजिए ये पेशा एक्ट है, तो इसमें बहुत सारी चीजें एक जनजाति समुदाय के लिए उनको आप एकदम स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर ये एक अलग एक्ट है, मतलब एक तरफ तो हो रहा है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात हो रही है और एक तरफ सबको समानता देने की बात हो रही है। एक ही बात हो पाएगी? मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कानून मुख्य धारा में लाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो शोषित है, वंचित है, उसको आप उस योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाएं और उसको प्रथम पंक्ति में लेकर आए। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम सबको समानता का अधिकार दिया है
और कांग्रेस पार्टी को शायद ये भी जानकारी नहीं कि गोवा एक ऐसा राज्य है देश के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके अंदर है, और जो इस पर्सनल बोर्ड का हवाला कांग्रेस पार्टी देती है तो 1970 में आया है, 1970 में, जबकि ये 1860 से जहां पर क्रिश्चियंस की आबादी जो पुर्तगालियों ने लागू किया था, पुर्तगालियों ने, हाँ, उसके बावजूद बहुत अच्छे से वहां पर लागू भी है और वो आज तक ठीक से चल भी रहा है। कांग्रेस के पेट में दर्द सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है। हमेशा से आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि भाई देश के रिसोर्सेज पर अगर किसी का अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। तो जिनका एजेंडा ही ध्रुवीकरण का रहा हो, जिन्होंने 2 विधान 2 निशान करके देश को बंटवारा कर दिया कश्मीर में, युवाओं के हाथ में पत्थर और बम पकड़ा दिए, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को पूर्ण करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी तो अपना एक एजेंडा स्पष्ट करे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में है या उसके खिलाफ में है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो इसकी खिलाफत इसलिए भी करेंगी क्योंकि उनके पास उमंग सिंगार जैसे उनके पूर्व मंत्री हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, 4 बीवियां रखी, जिसमें पहली वाली की मृत्यु हो गई, दूसरी वाली छोड़कर चली गई, तीसरी वाली ने आत्महत्या कर ली, चौथी ने अभी जान से मारने की धमकी का हवाला दिया है। उसी प्रकार से मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी ट्रिपल तलाक से, जिनका ना प्रॉपर्टी पर अधिकार, ना पति पर अधिकार, 4 पत्नियां, 28 बच्चे लेकर घूमते थे। अगर उनको समानता मिलने लगे प्रॉपर्टी में, शादी में, डिवोर्स में, नेचुरल रिसोर्सेज में, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले लेते। तो संदीप जी, जब भी हम सामाजिक कुरीतियों को, समय के साथ कुछ चीजें जो है कुछ रीतियां कुरीतियों में तब्दील हो जाती हैं, रही होंगी जब रीतियां, परिस्थितियां, जब जौहर किया, ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को बचाने के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी वो जो सती प्रथा चली, बहुत समय तक चली। तो समय के साथ आप अगर एक प्रगतिशील सोच रखते हैं तो फिर किसी को एक पर्सनल, उसको धर्म के आधार पर उसको पर्सनल आप अगर उसको सुविधाएं देंगे, एक तरफ तो आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। देखिए, यहां भी कांग्रेस के साथ ये प्रश्न कांग्रेस के ऊपर उठेगा कि आपने संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया। जब धर्मनिरपेक्ष है तो फिर देश में जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है सभी धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति, उसमें उनको पूजा की तो ठीक है, पूजा की आपको पूजा पद्धति आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन जीवन शैली जो हमारे नागरिक कर्तव्य और अधिकार हैं वो तो लोकतंत्र से चलेंगे। यदि वो धर्म से चलेंगे तो फिर सबके पर्सनल लॉ है, हिंदू का भी पर्सनल लॉ है, फिर तो क्रिश्चियन अपने बनाए, पारसी अपने बनाए, अभी वो 3 धर्मों के लिए चल रहे हैं, सिख अपने बनाए, फिर तो बहुत तनाव हो जाएगा। तो लोकतंत्र कहता है धर्मनिरपेक्षता और पर्सनल लॉ धर्म सापेक्षता की तरफ जाता है। तो नागरिक कर्तव्य और अधिकार जब आए तब आपको लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। जैसे जनगण मन के लिए खड़े होना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो लोग हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा सम्मान का विषय है। तो उसके लिए हम अपने राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हो रहे हैं। अब वंदे मातरम बोलना है नहीं बोलना है, संस्कृत पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आपकी चॉइस का विषय। तो धर्मनिरपेक्षता में जब आप धर्म सापेक्षता लगाएंगे, अभी अगर मुद्दा गरमाया तो आप ये समझ लीजिए ये आलू टमाटर दाल मटर चावल सब्जियां ये सब एक साइड होने वाली हैं, ये बड़ा मुद्दा है। ट्रिपल तलाक पे भले ही कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया, क्योंकि पीड़ित तो वो थी, आए दिन वो 3 फोन पे किया, तलाक 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 चल दिए। ऐसा होता है क्या? उनकी जिंदगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ठीक है, वो भरण पोषण कानून के तहत जाएंगी, उनको बाकायदा वो चैलेंज कर सकती हैं कोर्ट में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले देश या धार्मिक व्यवस्था से चले, ये तय करना पड़ेगा। बिल्कुल सहमत हूं नवीन जी आपकी बात से, लेकिन क्या होता है कि जब भी इस तरह के मुद्दे राजनीतिक रंग देने की कोशिश होती है तो विवाद खड़े हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि कई बार, जैसे बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के 4-5 जो मुद्दे रहे हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं, चाहे राम मंदिर का हो, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, 35 ए हो, अब बचा है तो सिर्फ आपका कॉमन सिविल कोड।
मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पक्ष अगर हम देखते हैं तो 2023 और 2024 की तैयारी है ये जो शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो बात कही संविधान की, धर्मनिरपेक्ष की, स्वाभाविक सी बात है, देश तो संविधान से चलेगा, धर्म को आधार नहीं बनाना चाहिए। अब तक बनता आया है, एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए जनमानस को भी तैयार करना होगा आपको। राजनीतिक बयानबाजी बंटवारा कर देती है, राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ये कर सकती है, मैं ये कहता हूं, लेकिन इसके लिए जनमानस को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के बारे में हमें लोगों को बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि धर्म का कानून कहां कहां नुकसान पहुंचाता है। धर्म के आधार पर अगर चलेंगे तो आपको देश को कितना नुकसान होगा, क्योंकि कई धर्मों में एक से ज्यादा शादी करने की है, जैसे आपने ट्रिपल तलाक की बात की। स्वाभाविक सी बात है, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनकी शादी होती है, घर बसता है और पति छोड़ देता है। ट्रिपल तलाक के आने से उस पर काफी हद तक रोक भी लगी है और महिलाओं को अधिकार भी मिला है। लेकिन ये जो कानून की बात हो रही है यूसीसी की, मुझे ये लगता है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सदन संसद तय करेगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन जनमानस भी एक तैयार होना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं राय की भी जरूरत है, रायशुमारी की जरूरत जी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उस पर रायशुमारी की जरूरत है। अवनीश जी, ये जो आरोप लगता है आपके ऊपर तुष्टीकरण का या टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन का, ये बहुत बेहतर, मतलब बहुत ही आपके उसको विदीर्ण करता है लोगों के मानस में। आप जैसे सोशल मीडिया में कौन आपके एनालिसिस करने वाले हैं वो ये समझें कि देश के मानस में अगर वो गलत है तो, लेकिन वो गलत बात फीड तो हो रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब सेलेक्टिव ना हो। अगर एक मुद्दा राजस्थान का है, राजस्थान में अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उस पर भी उसी मुखरता से बोलें, मध्य प्रदेश में होता है उस पर भी उसी मुखरता से बोलें। ये जो सेलेक्टिव एजेंडा है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं, ये आपको सबसे पहले खुद के लिए जो है कानून को बेरहम बनाना होगा। भाई, हम कभी सिलेक्टिव नहीं होते। राजस्थान की बात हो, क्या राजस्थान में आपको याद नहीं, जब हमारी सरकार नहीं थी इसके पहले एक व्यक्ति ने किसी को लाइव जलाने का वीडियो चलाया था, अगर याद हो, लाइव जलाया था। तो देखिए बात है कि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, देखिए यहाँ क्राइम रेशो सदैव से रहा है, कभी कम रहा है कभी ज़्यादा, लेकिन यहाँ क्राइम हुआ है। आप देखें दिल्ली के आसपास क्राइम घटित होते रहे और हमने हमेशा प्रयास किया नवीन भाई, जब भी हमारी सरकार, निर्भया जैसे एक कानून हमने बनाया, लेकिन आज वो कानून कहाँ है आप मुझे बताएं। निर्भया हेल्पलाइन कहाँ है? मध्य प्रदेश की बात करें शायद बंद हो चुकी होगी, यहाँ पता भी नहीं किसी को। नवीन भाई और एक बात हूँ, ये जो कहते हैं कि एक देश एक निशान की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी सुविधा के लिए बात करते हो कि एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, उस समय आपका कब चला, कहाँ चला जाता है जब आप एक देश और कई कानून बना देते हो, किसानों के लिए अलग बनाते हो और दूसरों के लिए अलग बनाते हो, उस समय ये सिलेक्टिव हो जाते हैं नवीन भाई। और हम तो साफ कहते हैं भाई, हम तो बात करते हैं डेवलपमेंट की। अगर आप हमको टुकड़े टुकड़े कहते हो तो पहली बात तो साबित करो कैसे। सुप्रीम कोर्ट से जिसको आप टुकड़े टुकड़े कहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिलीव किया, उस व्यक्ति को निर्दोष साबित किया है। और ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ये जुमले बनाते हैं नवीन भाई, बाकी कहीं कोई आधार नहीं इनके पास। और सबसे बड़ी इनको समस्या कुल मिला के जेएनयू यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से एक्चुअल समस्या जवाहरलाल नेहरू के नाम से, कि भाई ये नाम क्यों है, क्योंकि वैसे भी बदलने पे तो आमदा है, हर जगह के नाम बदल देते नवीन भाई। झांसी में क्या खराबी थी? झांसी तो बड़ा ऐतिहासिक नाम था। मैं भी एक बार नवीन भाई स्टेशन पे उतरा तो मुझे लगा पता नहीं कौन सा स्टेशन आ गया, मुझे बता भैया यही झांसी है। तो नवीन भाई ये बताओ, आप विकास की तो कहीं बात करते नहीं हो और आप बात सिर्फ नाम बदलने की, आप इस तरह की साजिश करते हो, इस तरह की आप राजनीति करते हो। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज जो सिविल कोड की इसकी बात आ रही नवीन भाई, हम तो साफ कहते हैं गुजरात में आप 27 साल से थे, आप आज तक क्यों नहीं लागू कर पाए? पहला सवाल। मध्य प्रदेश में शिवराज जी उछल उछल के करें, इनको क्या ये अभी सत्ता में आए हैं? 18 साल से ये भी हैं और इन्होंने बीच में कई अफसर ऐसे आए, अभी जैसे केंद्र में 8 साल से ये, यहाँ भी ये। उसके पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी देख लो, लगभग 13 दिन 13 महीने और 5 साल तो लगभग 6 साढ़े 6 साल का अरसा पूरा नवीन भाई। पहले आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं छुआ? हमारा सवाल ये है। और हम तो पहले नहीं छुआ तो सर हम तो मतलब ये नवीन भाई हमारा तो नवीन भाई हमारा मुद्दा तो ठीक है, बिल्कुल मुद्दा ये आप मुद्दा उठाइए, आप लाइए, लेकिन हम तो साफ कहते हैं आप शिक्षित कितना कर रहे हैं। आप बार बार हम पर आरोप लगाते, हमने कभी कोई तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने विकास की राजनीति की, हमने बनाने की राजनीति की, आपने नाम बदलने की और तोड़ने की राजनीति की, आपने बेचने की राजनीति की। आप मुझे बताएं,
एयर इंडिया को आपने बेच दिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको भारत सरकार का एक अंग बनाया था, आपने बेच दिया। कितने सारे आपने बैंक बेच दी, कितने सारे आपने पीएसयूज बेच दी कभी। और आज जो महंगाई की बात करने नवीन भाई, थोड़ी सी मैं नेहा जी को बता दूं, थोड़ा वो बता रहे स्थितियां भी होती हैं। क्रूड ऑयल के दाम 6 महीने पहले $117 प्रति बैरल थे नवीन भाई। आज की तारीख में आज तो बल्कि कम हो गया, 80 पहुंच गया मुझे एग्जैक्ट, लेकिन कल के $81.05 प्रति बैरल थे। दाम क्यों नहीं घट रहे डीजल पेट्रोल के? अब आप कहेंगे वो बॉन्ड, नवीन भाई मालूम कितने के बॉन्ड हैं? सिर्फ 18,000 करोड़ के बॉन्ड हैं। और सरकार ने डीजल पेट्रोल के टैक्स से कितना कमाया? 6 लाख करोड़ रुपए। और 18,000 करोड़ के बॉन्ड के ऊपर आप चिल्लाते हो। प्रतिक्रिया ले लेता हूं नेहा जी। देखिए नवीन जी, मैंने पूर्व में भी कहा कि अवनीश जी बहुत विद्वान प्रवक्ता, ना जाने राहुल गांधी की यात्रा से इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो गए। टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का था, राहुल गांधी जी के तरह भटक कर टुकड़े टुकड़े गैंग पर चले गए, फिर कहाँ एयरलाइंस पर चले गए और फिर घूमकर फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आए। आपने उठाया ना, तो मेरा काम है आपको जवाब देना। ये जो राहुल गांधी जी का असर आया है, मैं कहूंगी कि आप विद्वान हैं, आप उसी श्रेणी में रहिए, राहुल गांधी जी की यात्रा से ज्यादा प्रभावित ना होइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर इनका स्टैंड क्या है। क्या ये उन महिलाओं को, उन लोगों को समानता के अधिकार से बाहर रखना चाहते हैं जो लगातार शोषित हो रहे हैं, लगातार वंचित हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसमें समानता का जो अधिकार है उसके तहत सभी के ऊपर सेम तरीके से कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि एक परंपरा कांग्रेस पार्टी की जो ध्रुवीकरण की रही है, मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले 1 साल 2 साल का एजेंडा लेकर अपने रूप रंग भेद जो है वो बदलती रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी 2 साल 5 साल का नहीं 500 साल आगे का सोचकर चलती है। और इसीलिए रहा कि जब जब ये चिढ़ाने का काम करते थे, मुंह चढ़ाते थे, 370-35 से हटाने की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती थी तो ये उस गैंग में शामिल हो जाते थे जो कहता था कि अगर वहां से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया या 370 हटा दिया तो आपका तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसी प्रकार से जब ट्रिपल तलाक हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी तो कांग्रेस पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले पाई थी। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी जब स्टैंड ले रही है तो कांग्रेस पार्टी फिर से कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। और आप देख लीजिए कि इसी प्रकार से राम मंदिर के समय भी ये मुंह चढ़ाकर पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाओगे पर तारीख नहीं बताओगे, तो तारीख भी बता दी और भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। मेरा ये मानना है कि भारत में जो संविधान है वो स्टेट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो है अधिकार देता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सके, यहाँ पर लागू कर सके। और आज गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि कमेटी बनेगी और इसके बारे में सारे पहलू पर विचार किया। अंतिम प्रतिक्रिया सर, क्या हो रहा है कि ऐसी गुगली फेंक रहे हैं कुछ समय से जो जनमानस की बड़ी भावना से जुड़ी है, जैसे राम मंदिर का निर्माण, अब क्या कह दे कांग्रेस, ठीक है, या कश्मीर में 370, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको, उस पर आरूढ़ है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे ही उन्होंने अभी जनजाति वाला मुद्दा पकड़ लिया है, मतलब पूरी वेशभूषा, मुख्यमंत्री जी पिछले शायद 2-3 महीनों में उन्होंने कितनी बार जनजाति वेशभूषा धारण की होगी और कितना कांग्रेस को भी मतलब उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है, जगह जगह छोटे छोटे ठेले खोमचों पे लेकर रहता है, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। आपका स्टैंड क्या है? अगर आपका स्टैंड ये है कि इसमें आम राय बनाई जाए या ये गैर जरूरी है, स्टैंड अगर आपने नहीं लिया तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नवीन जी, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ जो आ रही है वो स्टैंड लेने में इसकी देरी होती है। मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए शिवराज जी ने कहा कि हम राज्य में कमेटी बनाएंगे और कॉमन सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं, कांग्रेस को स्टैंड अपना क्लियर करने चाहिए। हम इसके साथ हैं, इसके खिलाफ हैं। आप अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो नुकसान आपका होगा। जितनी देर होगी उतनी देर बीजेपी अपनी बात कह लेगी। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि क्रिकेट में जैसा होता है ना नवीन जी, कि बैट्समैन कई बार आती हुई बॉल को लेके थोड़ा सा घबरा जाता है, वो कभी सोचता है आगे जाएं या पीछे जाएं, तब तक बॉल उसका स्टंप ले उड़ती है। तो मुझे लगता है कि देर नहीं होनी चाहिए। अगर आप देर करेंगे तो नुकसान आप उठा ले जाएंगे। आज जरूरत है कि कांग्रेस अपना पक्ष पूरी दमदारी से रखे कि वो सिविल कोड के साथ है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ये सारी चीजें जनता को तो बतानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो समान नागरिक संहिता
ये एक ऐसा शब्द है जो अब भारत की राजनीति में, देश और प्रदेश की राजनीति में 23 और 24 के चुनावों तक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे ज्वलंत रहेगा। लेकिन समानता तो जो ऊंच नीच की खाई थी वो खाई पाट दी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। क्या ऊंच नीच मिटा पाए? क्या अशिक्षा और शिक्षा के बीच की दूरी कम कर पाए? क्या महंगाई कम कर पाए? क्या बेरोजगारी कम कर पाए? हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ था और हम कहाँ हैं? ये वो सवाल हैं जो बेहद बुनियादी हैं। समानता कब आएगी? आप किसी को शादी करने का अधिकार दे देंगे कि एक आदमी शादी कर ले जो 50 रुपए नहीं कमाता, और एक आदमी शादी कर ले जो इसके पास 50 अरब है। तो वो जो 50 रुपए नहीं कमाता है उसकी चिंता करिए, उसके बच्चों की शिक्षा की चिंता करिए। राइट टू एजुकेशन आया है, लेकिन मिले शिक्षा फ्री में। आयुष्मान जैसी और योजनाओं की इस देश में जरूरत है। आयुष्मान योजना ने बहुत सारे गरीबों को, उसमें फर्जीवाड़ा किसी भी योजना में, इस देश का बेसिक मूल चरित्र, जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो रोक नहीं सकते आप भ्रष्टाचार। लेकिन आयुष्मान जैसी योजना ने 70% नागरिकों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज दिया है। इसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। मनरेगा की प्रशंसा की ही जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीति में कांग्रेस ने अगर कुछ अच्छा किया तो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतरता, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा किया तो कांग्रेस के गले नहीं उतरता। और यही राजनीति, एक शब्द अब एक दूसरे के लिए बेहतरी के लिए नहीं बोल रहे हैं। राजनीति, अब इस राजनीति का ये कलश है, जब तक ये नहीं सुधरेगा, पहले तो राजनीतिक असमानताएं दूर करें। सदन में हमने एक दूसरे की तारीफ करते हुए हमारे पुरखों ने सुना होगा, हम तो पढ़ रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। अब तो सदन चलते नहीं है, चलने ही नहीं दिए जाते, और जरूरत भी नहीं है अब उनकी। जितना कमजोर इस समय पे जो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बात है वो नहीं, उसका मूल तो राजनीति है ना। जब देश का नेपथ्य कमजोर होगा तो सब कमजोर होगा। तो समानता तो यहां आनी चाहिए, जब हम एक दूसरे की गलत चीजों को सहजता से लें और एक दूसरे की सही चीजों पर प्रशंसा करें। तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता तो राजनीतिक दलों पर लागू होनी चाहिए। और बीबीआईपी कल्चर सिर्फ बत्ती से बंद नहीं होगा, वेतन और भत्तों से बंद होगा, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।